हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 223 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 224 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न, सरकार द्वारा बाल विवाह को समाप्त करने के अनेक प्रयासों के बावजूद ये भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है, आज भी प्रचलित है। इसके कारणों की जांच करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाल विवाह के प्रभावों की चर्चा करें। ठीक है, आपने उत्तर लिखा है, बाल विवाह किसी बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष आयु से कम कर 18 वर्ष आयु सीमा बड़ी की मात्रा लगेगी तक कर दिया। महिलाओं का विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है। इस अधिनियम का प्रतिपादन 1929 में किया था। इसके अलावा कानून 2006-7 नवंबर को कानून बनाया गया, जिसे प्रभावी हुआ। बाल विवाह समाप्त करने के लिए भारत सरकार अनेक प्रयास किए हैं। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। इसके पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। समाज में व्याप्त तौर बुराइयों को दूर किया जा सकता है, जिससे बुराई जड़ से खत्म किया जा सके। शिक्षा के साथ साथ व्यक्तिगत हित व सामुदायिक शिक्षा पर जोर दिया जा सकता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 18 साल कम आयु करके 15 वर्ष तक गया, जिससे नाबालिग गा आएगा, गाफा गमला। ठीक है, लड़कियों की मृत्यु दर तेजी हो रही है, जिससे सरकार एवं प्रशासन मिलकर इसे खत्म कर लड़कियों 18 से 21 तक किया गया है। मतलब क्या है? उपयुक्त नहीं है, उपर्युक्त है या उपरोक्त है, रा आएगा। ठीक है, कहा जा सकता है कि बाल विवाह भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है, जिससे भारत सरकार एवं प्रशासन मिलकर इसे जड़ से समाप्त करने के लिए कई योजनाओं और पहलुओं को शामिल नहीं है, शाह आएगा, शाह सलजम है ना, तो वो आएगा शाह। ठीक है, शामिल किया गया है। इसके बावजूद भारतीय सरकार निम्नलिखित कारणों का जांच किया जाता है। बाल विवाह, फिर आपने लिखा है क्या? बाल विवाह लड़का का विवाह 21 से बढ़कर तथा महिलाओं का 18 से 21 वर्ष तक करना चाहिए। लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज में लिंग समानता, लिंग ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिंग इधर आएगा और लिंग समानता कभी वर्ड नहीं आता है, लैंगिक समानता हमेशा वर्ड आता है। ठीक है, धर्म पर प्रभाव पड़ता है। इसके शैक्षणिक एवं शिक्षा पर महिलाओं का निम्न कारणों देखा गया है। इसके महिलाओं को उच्च स्तर ले जाना चाहिए। बाल विवाह भू कन्या हत्या नहीं होती, भ्रूण हत्या होती है। ठीक है, जैसी घटनाओं महिलाओं आ का डंडा और लगेगा लाम है, सशक्तिकरण नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिंदी में एरर है आपकी। रोक कर इससे सरकार और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में बाल विवाह भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक बड़े की मात्रा नहीं लगेगी, प्रभाव डालता है, जैसे सामने गरीबी होता है, बड़ी की मात्रा लगेगी राम में। की समस्याओं भूखमरी होता है, छोटी ऊ की मात्रा। समस्याओं लड़कियों का शिक्षा का निम्न स्तर, समस्याओं अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक, फिर वही गलत लिखा है। निष्कर्ष आगे की राह में कहा जा सके कि बाल विवाह इन समस्याओं को दूर करके भारतीय सरकार का साथ साथ प्रशासन ध्यान रखते हुए समस्याओं का समाधान करके अर्थव्यवस्था को समतुल बनाए रहे, जिससे ये क्या लिखा है, जिससे शब्द उच्च स्तर पढ़ने जा रहा। ये आप ही ने लिखा है क्या आंसर? मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आंसर आपका है और इसे आपने ही लिखा है, क्योंकि इतनी खराब हिंदी तो आपने कभी नहीं लिखी है। और जिस तरीके से इसमें हिंदी के शब्दों का उपयोग किया गया है, वो तारतम्य नहीं बिठा रहे। तारतम्य का मतलब क्या कि यही नहीं समझ में आ रहा कि पहले आपको क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, सपोज कीजिए कि इस अधिनियम द्वारा, तो इस अधिनियम कौन सा, ऊपर यहाँ पे अधिनियम या तो होना चाहिए, ठीक है, या फिर एक अधिनियम यहाँ पे कहीं मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे भी कोई अधिनियम नहीं है, नीचे भी कोई अधिनियम नहीं है, यानी कि आपको जो 2006 का अधिनियम है उसे पहले बताएं, तब आप बताएंगे कि 21 वर्ष और 18 वर्ष वहाँ पे की गई है। और इसके पहले ऐतिहासिक दृष्टि से 1929 में इसके लिए कानून आया था।
ठीक है। तो आप ये चीज़ें पहले बताएंगे, ठीक। और फिर देखो आपसे क्वेश्चन वैसे पूछा क्या है, आपसे ये नहीं पूछा कि आप डायरेक्ट हमें बताएं बाल विवाह की परिभाषा क्या है या इससे क्या दिक्कतें होती हैं। आपने पहली लाइन पे समस्या बता दी है, समस्या नहीं बताना है, पहली लाइन से आपको बताना है कि सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के कौन से प्रयास किए, पहले वो बताएंगे, फिर बताएंगे कि प्रयास करने के बाद वो असफल क्यों रही उसे बताएंगे, और फिर बताएंगे उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सिंपल सा मतलब ये है कि सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए प्रयत्न कौन कौन से किए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस रिपोर्ट में ये बताया कि इस समय जो बाल विवाह की दर है खासतौर पर लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट थी फैक्ट्स सीट चाइल्ड और मैरिजेस 2019 रिपोर्ट, इसमें उसने इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है। अब प्रश्न आता है कि ठीक है उसने रिपोर्ट में जिक्र किया है और आगे चलकर इंडिया में फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका नाम था चाइल्ड लाइन की तरफ से एनजीओ है, उसने रिपोर्ट पब्लिश की जो बताता है कि कैसे बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के राज्यों में जो बाल विवाह की दर है, सॉरी पश्चिम बंगाल भी है इसमें, मतलब ये स्टेट है पश्चिम बंगाल भी है, यहाँ पर बाल विवाह की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई, ठीक है। तो पहले तो आप इसी रिपोर्ट का जिक्र करेंगे और फिर बता देंगे तुरंत सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के कौन से प्रयास किए। तो पहला तो ऐतिहासिक था 1929 का अधिनियम, फिर आप यहाँ पे बता देंगे 2006 का अधिनियम, हालांकि इससे पहले 1972-79 में भी अधिनियम आता है बट उसे 2006 में किया गया और 2006 के बाद अभी 2013 की बाल नीति आ चुकी है, उस पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने सुझाव मांगे हैं, उसे पब्लिश कर दिया है अपने डैशबोर्ड पे। अगर आप मिनिस्ट्री पे जाके वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ आपको राष्ट्रीय बाल नीति मिल जाएगी जो 2020 में पूरी तरह से फुलफिल होने वाली थी जया जेटली समिति की अध्यक्षता में, तो उस पर ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं कि हाँ सरकार ने ये काम किए हैं। आप यहाँ पे स्कीम्स बता सकते हैं सरकार की काफ़ी सारी, कौन कौन सी स्कीम आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी फेमस है, कन्या के लिए सुकन्या समृद्धि योजना आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। मातृत्व लाभ अवकाश आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि सरकार ने बेटी के लिए कई प्रकार की जैसे रोशनी है स्कीम, मतलब कम्युनिटी बेसिस पे भी चलाया है, नई मंजिल स्कीम है, स्किल इंडिया चलाया है। साथ ही आप एजुकेशन के फील्ड में देखोगे बेटियों के लिए, पंचायत में आरक्षण के लिए आप देखोगे महिलाओं को, भाई बेटी तो आगे महिला बनती है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। अवेयरनेस फैलाई है, ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उन्होंने बेटियों के लिए, जैसे आप खास तौर पर पश्चिम बंगाल की स्कीम का जिक्र कर सकते हैं, देखिए मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसे यूनेस्को के द्वारा यूएन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उसे प्रमोट किया गया, उसमें साइकिल दी जाती है मतलब हर एक बेटी को पढ़ने के लिए, और उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था, उसका नाम है, हाँ उसका नाम याद आ रहा है, कन्याश्री, हाँ कन्याश्री प्रकल्प योजना, उसका नाम है कन्याश्री प्रकल्प योजना, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, कई सारे मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों ने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 26 जनवरी की जब परेड निकली थी ना, उसमें भी कन्याश्री प्रकल्प योजना का टैबू लगा था। पश्चिम बंगाल की झांकी जब आप देखेंगे तो उसमें कन्याश्री प्रकल्प योजना का टैबू लगा था कि किस तरीके से बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर बता सकते हैं, भाई इन्हीं स्टेटों में बाल विवाह है तो इन लोगों ने क्या क्या किया, आप ये चीज़ें बता सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एजुकेशन को लेकर बालिकाओं की फ़ीस माफ़ है, आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको फ़ीस 130 रुपये यूपीएससी का देना पड़ता है, बट लड़कियों को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो ये भी एक तरीके से इस चीज़ को प्रमोट करने की बात आती है। साथ ही कई प्रकार की राज्य सरकारें, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले, हालांकि योगी सरकार में भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी लड़कियों के लिए स्कीम चल रही हैं। उसी तरह पहले क्या होता था, जब सपा सरकार थी समाजवादी पार्टी की, देखो यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कोई राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि बाल विवाह को दूर करने के लिए सरकार ने, केंद्र ने और राज्यों ने क्या क्या योजनाएं की। तो वहाँ पे क्या होता था कि बेटियों के लिए 20,000 रुपये समाजवादी पार्टी के द्वारा दिए जाते थे। साथ ही कई बच्चियों को साइकिल भी प्रोवाइड की जाती थी। आपने आपके मोहल्ले के आसपास गली मोहल्लों में, अगर आप लोग यूपी के क्षेत्र से रिलेट करते होंगे तो वहाँ पे मिला होगा ये सारी चीज़ें,
क्लियर। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जब आपने ये चीज़ें मेंशन कर दी तो आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है भाई साहब, ये हमने मेंशन कर दी, अब आप बताइए कि इनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। एक तो ये गरीबी के कारण उत्पन्न होती हैं, शिक्षा का, एजुकेशन का लेवल काफ़ी निम्न होता है, समाज की कई रूढ़ी हैं, कई परंपराएं हैं। आप देखेंगे कि जब बाल विवाह अधिनियम की जब आलोचना की जा रही थी उस समय ऐतिहासिक तौर पे, तो लोग तर्क क्या देते थे, तर्क यही तो देते थे कि एक लड़की जो होती है वो जब 14 से 15 साल की उम्र में आती है, जब यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जब उसमें माहवारी की स्थिति शुरू होती है, यानी कि पीरियड्स का जब टाइम शुरू होता है, तो ये माना जाता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है और एक पिता का ये कर्तव्य हो जाता है कि अपनी बेटी का वो ब्याह कर दे। ये समाज की रूढ़ी है, मतलब समाज की ये परंपरा है। समाज ये मानता है कि अगर बेटी का विवाह उसकी मतलब बच्चे देने की उम्र की स्थिति में नहीं होता है तो जो बाप है वो पाप का भागी बनेगा। इसलिए भी कई सारे बाप अपनी बेटियों का विवाह कर देते हैं। ये उस समय की थी प्रथा और आज भी कई गांवों में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए देखना कई लड़कियों की शादी 18 वर्ष में तो हो ही जाती है, नहीं तो 18 वर्ष के पहले भी कर दी जाती है और वही बाल विवाह कहलाता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं कि ये आखिरकार क्यों है, क्योंकि उनमें एजुकेशन का उतना उच्च स्तर नहीं है, समाज के उतने जागरूक लोग नहीं हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, महिलाओं की सेफ्टी। आप देखे होंगे कि महिलाओं की सेफ्टी सबसे बड़ा इशू हो जाता है, खासतौर पर आजकल की इस जनरेशन में जो पितृसत्तावादी सोच से पूरी तरह प्रेरित हैं कि मान लीजिए उन्होंने किसी भी लड़की को देखा, उससे उसके साथ छेड़खानी करने लगे और छेड़खानी करने के बाद क्या होता है कि पिता को ये लगता है कि ये हमारे घर की अस्मिता है, तो क्यों ना इसका विवाह कर दें और हम अपने आप से मुक्त हो जाएं। तीसरा कारण ये होता है कि माता पिता सोचते हैं हमारे मरने से पहले हमारी बेटी का ब्याह हो जाना चाहिए। क्लियर। कई बार ये होता है कि घर की गरीबी भी एक तरीके से बच्चियों को बेचने में, आप ये इशू वास्तव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो हम काफ़ी डिटेल से जब कभी आपको पढ़ाएंगे। देखिए होता क्या ना, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन चेक करते समय हमें बहुत संभलना पड़ता है कि हम आपको आधा भी ना बताएं, पूरा भी ना बताएं। पूरा बताएंगे तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, 1.5 घंटे का हो जाएगा। आधा बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम यही कहते हैं कि ऐसे टॉपिकों पे अभी मत लिखें, क्योंकि ऐसे टॉपिक इसलिए भी नहीं लिख सकते आप क्योंकि जब तक आपको व्यापक समझ नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आता है टॉपिक। अब आपने कहीं पे भी उन रिपोर्ट्स का जिक्र नहीं किया है तो ये लगता ही नहीं, और बार बार आपने जो लिख दिया ना, एक ही चीज़ पे फोकस होकर लिख दिया, एजुकेशन पे। मतलब हर जगह पे एजुकेशन ही मेन रोल यहाँ पे प्ले कर रही है और बार बार वही 18 साल 15 साल 18 साल 15 साल, ये सबको ही लिखता है, सबको पता है भाई आपको टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए आम आदमियों से या उन भीड़ से हटके आप क्या करेंगे, कुछ अच्छा ही तो लिखेंगे। राइटिंग स्किल आपकी अच्छी हो, शब्दावलियाँ अच्छी हों, उसी को कहते हैं टॉपर। और वो आप तब कर सकते हैं जब आपको उस सब्जेक्ट की व्यापकता हो। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे टॉपिक पे लिखते भी हैं तो थोड़ा गूगल कर लिया करें, आसपास के करंट अफेयर्स को थोड़ा अवेयर रहा करें, अपने मन से लिखने की कोशिश ना किया करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपने मन से लिखेंगे, किसी और इंस्टीट्यूट में चेक कराएंगे तो बात अलग है, वो लिख देगा कि अच्छा प्रयास है, लिखते रहिए ऐसे ही, क्योंकि ना तो उसको पता होता है उस टॉपिक की व्यापकता और ना ही उसका इंटरेस्ट होता है आपका आंसर चेक करने में। आप दम्ब मार के इसलिए खुश हो जाते हो कि अरे वाह मैंने अच्छा लिखा है, जबकि आप देखते हो यहाँ पे हम पोर एक एक काट देते हैं कि ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक टॉपिक की व्यापकता पता है कि किस टॉपिक पे कैसे आंसर लिखना चाहिए। अब आपने यूनिसेफ की रिपोर्ट भी नहीं सुनी होगी, चाइल्ड लाइन का भी, एनजीओ का आपने जिक्र नहीं सुना होगा, लॉकडाउन के टाइम पीरियड की स्थिति नहीं सुनी होगी। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। और आजकल तो आंसर में कॉमन हो गया है यूपीएससी में कि आपको कोविड-19 का तो हर जगह पे जिक्र करना ही करना है, क्योंकि कोविड-19 ने हर एक एंगल को टच किया है, हर एक एंगल को। ठीक है, तो आप ये चीज़ें जब बता देंगे कि अच्छा हाँ ये गरीबी के कारण होता है, इन सारी चीज़ों के कारण होता है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। अब आप बताइए इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा।
आप सपोज करिए कि मान लीजिए आप में से जितनी भी देवियां इस समय अगर उनका ब्याह हो जाता, हालांकि 100% हो ही जाता अगर बाल विवाह की स्थिति की हम बात करें, क्योंकि आप में से जितनी भी देवियां इस समय तैयारी कर रही होंगी वो 21 वर्ष के बाद की ही होंगी, ठीक है। रेयर होगा कोई यहाँ पे 16 वर्ष की देवी जी देख रही हो वीडियो को, अगर देख रही हैं तो फिर भी मान लीजिए उनके लिए खतरा ही है। खतरा इस बात का कि उनका ब्याह 2 वर्षों के आसपास हो सकता है या 3 वर्षों में हो सकता है। तो अब आप बताइए, अगर किसी भी देवी जी का ब्याह 14 साल में हो जाता, यानी कि आज से 7 साल पहले, तो क्या वो यूपीएससी की तैयारी कर पा रही होती? क्या वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए कोई प्रयास कर पाती? क्या वो इंडिया को आगे ले जाने में प्रयास कर पाती? क्या इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में प्रयास कर पाती? या इंडिया में डॉक्टर्स की फील्ड में आके कोविड-19 के मरीजों को बचा पाती? क्या इंडिया में जो आज हमारी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या इतने आगे तक पढ़ के इतनी हाई डिग्री लेकर फॉरेन मिनिस्टर बन पाती? क्या वो नए नए स्टार्टअप्स या नए नए स्टैंडअप्स ओपन कर पाती? क्या वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से इकोनॉमी को रिवाइव कर पाती या इकोनॉमी में रेवेन्यू को जनरेट कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ब्याह के बाद कई प्रकार की बंदिशें लग जाती हैं। बहुत रेयर होता है कि उनका जो परमेश्वर है, मतलब उनका जो पति है, वो उनको इतनी छूट दे दे। और उससे भी ज़्यादा रेयर होता है कि पति तो दे सकता है लेकिन उस पति के घर वाले छूट दे दें। क्लियर? ये चीज़ें रेयर होती हैं और इसीलिए आप देखिएगा कि उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप में भी कई सारे लोग हैं जो शादीशुदा होंगे और आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद सोचते होंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। खासतौर पर अगर आप अपने घर पे ना हो, अगर अपने घर पर हैं तो मतलब सास के घर पे अपने अगर हैं तो आपको दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर आप अपने पति के साथ कहीं रह रहे हैं तो आपको ये कि पति कोऑपरेट कर देता है। और अगर पति आपका पढ़ा लिखा है, आपकी चीज़ों को समझता है, आपकी फीलिंग्स को, आपके गोल्स को समझता है, तो ही आप फुलफिल कर सकते हैं। ये रेयर होता है, तो रेयर को तो कभी हम काउंट ही नहीं करते। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक और बात बताएं, ये बाल विवाह की प्रवृत्ति धर्मों के हिसाब से भी है। अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे कि हिंदू धर्म में अलग सिचुएशन है और हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम में अलग सिचुएशन है। इस्लाम में तो होता है फिक्स कर दिया जाता है बचपन में ही कि हाँ ये बेटी है, इसका ब्याह हमारे इससे होगा। हालांकि सब जगह नहीं, मैं फिर से कहना चाहूँगा, सब जगह नहीं होता, कई जगह पे फिक्स हो जाता है पहले से। जहाँ तक मैंने कई सारे अपने नज़दीकियों से बात की है, जहाँ पे मैंने सुना है लोगों को, ठीक है। हिंदू धर्म में क्या होता है कि अगर बाप नशेड़ी है, ठीक है, अगर बाप की जो वाइफ है यानी कि जो लड़की की माँ है, अगर उनका देहांत हो गया है और बाप अगर दारूबाज है तो वो क्या करेगा, बेटी को बेच देगा, ठीक है, या पैसे की लालच में बेटी का किसी बड़े आदमी से ब्याह कर देगा। और कई बार क्या होता है कि जो बड़े आदमी होते हैं उनकी पत्नी मर जाती है तो वो भी ब्याह के लिए लालायित रहते हैं। मतलब हर तरीके का काफ़ी डेप्थ टॉपिक है, तो इस पे हम कभी डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट रूप से। हम बहुत जल्द कई सारी नई सीरीज शुरू करेंगे सोसाइटी को लेकर और एथिक्स को लेकर, तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन बस मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने जो पॉइंट ऐड किए हैं, इन पॉइंट ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि मैं कोई भी पॉइंट काटूंगा नहीं, क्योंकि पॉइंट आप लिख सकते हैं लेकिन इनको संक्षेप में लिखें, थोड़ा भाषा शैली में अच्छा करके लिखें, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जा ही रहे हैं बता के, इतनी मेहनत से हमने लिखा है, तो एक बार आप ही बता दीजिए कि इसका आंसर कैसे पूरा फ्रेम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आपके ही उत्तर को आप ही की भाषा में बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ हमारी मेहनत को आपने वेस्ट कर दिया क्या। तो ये उत्तर नहीं गलत है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, उत्तर नहीं गलत है, इसको बस क्रम में लगाना आपको चाहिए और कुछ नए पॉइंट ऐड कर लेने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बाल विवाह को समाप्त करने के सरकार के प्रयास कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर भी बाल विवाह समाप्त नहीं हुआ और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि 4 पैरा में आपका आंसर बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, काफ़ी स्पीड में हम बोलेंगे तो ये मत समझना कि हमने वीडियो की लेंथ स्पीड बढ़ाई, बल्कि हम खुद स्पीड में बोल रहे हैं ताकि आप खुद ही सुन के समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट फैक्सी चाइल्ड मैरिजेस 2019 में कहा गया है कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे बाल विवाह की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि भारत के कई राज्यों में देखने को मिला है, चाहे बिहार, बंगाल, राजस्थान या बिहार, बंगाल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में, ठीक है।
सरकार ने इस संदर्भ को रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, चाहे वो आज़ादी के पूर्व 1929 का एक्ट हो या फिर आज़ादी के बाद 2003 का एक्ट हो, जिसके अंतर्गत 2006 का एक्ट हो, जिसके अंतर्गत सरकार ने 21 वर्ष पुरुष की और 18 वर्ष महिला की उम्र को निश्चित किया था। हालांकि फिर भी ऐसे प्रावधानों के बावजूद भी आज भी कई क्षेत्रों में बाल विवाह देखने को मिल जाता है। ठीक है, सरकार ने इसके अलावा कई सारी योजनाओं, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नई मंजिल या कन्या श्री प्रकल्प योजना को भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सरकार ने बेटियों को प्रमोट करने की कोशिश की है। किंतु भारत में विद्यमान गरीबी, अब कारण बता दूं क्या कारण है। किंतु भारत में विद्यमान गरीबी, पारंपरिक पितृसत्तावादी सोच, लड़की को आर्थिक बोझ समझने की प्रवृत्ति और लड़की के शिक्षा का निम्न स्तर भी इसके लिए एक जिम्मेदार कारण है। अतः सरकार को ही नहीं बल्कि समाज को, बल्कि हर एक नागरिक को मिलकर इन सभी परिस्थितियों से संघर्ष करना होगा ताकि वो इस कुप्रथा को समाप्त कर सके। और एक बात बताएं आपको, कभी भी ऐसी प्रथाओं का आप समर्थन तो कर ही नहीं सकते, लाइफ में भी मत करना। जिसके लिए कानून बना है और कानून में अपराध है तो अपराध है, कितना भी कुछ हो जाए, सिचुएशन कोई भी हो जाए। आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए ये अपराध इसलिए हो गया उस बालक से क्योंकि वो अबोध था। जैसे सपोज कीजिए कि कई बार क्या होता है, नाबालिग के द्वारा किसी लड़की के साथ में दुष्कर्म किया जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते अरे सर वो नाबालिग है, गलती हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। आप इमोशनल नहीं आ सकते वहाँ पे। नाबालिग है लेकिन इतनी अकल है कि हाँ दुष्कर्म किया जा सकता है, तो किस बात का नाबालिग भाई। ठीक है, और वैसे भी आपने देखा होगा एक्ट में अब संशोधन किया गया है, यानी कि बुरी प्रवृत्ति कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। हाँ, सजा का अनुपात आप कम कर सकते हैं कि नाबालिग को फांसी न देकर उसे उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नाबालिग को आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नाबालिग को छोड़ते हैं तो जो जिस बच्ची के साथ में ये चीज़ घटना हुई है उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब जब आप ये चीज़ें बता रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताने के बाद कि आप यहाँ पे SDG गोल्स को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इकोनॉमी के इम्पैक्ट को बताएंगे। इकोनॉमी के इम्पैक्ट को कैसे कि अगर किसी भी लड़की का ब्याह हो जाता है तो ये बहुत कम संभावना होती है कि विवाह के बाद वो अपने जीवन के मूल्यों को या जीवन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और भारत की इकोनॉमी में अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके। हालांकि कई महिलाओं ने ब्याह के बाद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण करके इकोनॉमी को बूस्ट किया है और पंचायतों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करके देश में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयत्न किया है। लेकिन ये स्थिति भारत के कई राज्यों तक ही सीमित है, अतः सरकार को इसे व्यापक बनाने के लिए हर घर में जन जागरूकता अभियान फैलाने की जरूरत है ताकि ये एक स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही जन जागरूक आंदोलन बन सके और जो व्यक्ति इन कार्यों में संलग्न हो उसको कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। और साथ ही जो सामाजिक संस्थाएं इसके लिए पक्षधर हों उनको भी इस कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इसीलिए हाल ही में सरकार ने 2013 राष्ट्रीय बाल नीति को भी शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें सभी प्रकार के सुझावों को शामिल किया गया है और ये अभी हाल ही में जया जेटली समिति के नाम से भी जानी जा रही, जिसे आगे चलकर 2020 में पूरा मॉडल देने की कोशिश की गई है। ठीक है, और निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद बढ़ती इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, अतः सरकार, सहयोग और प्रशासन को मिलकर इस पर काफी गंभीरता पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। और सरकार को लड़कियों के लिए विशेष तौर पर संसद में एक तरीके से आप कह सकते हो कि आरक्षण की शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आज भी बिल वहां पे पेंडिंग है, ताकि महिलाएं अपने नेतृत्व के लिए न केवल उच्च स्तर पर बल्कि निम्न स्तर पर अपनी प्रारंभिक अवस्था पर भी अपने जीवन का निर्णय खुद से कर सकें, ताकि उनका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वो फुलफिल हो सके। और आपको पता होना चाहिए हादियावाद पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उसमें यही दिया था क्या कि विवाह की स्वतंत्रता का अधिकार। आप चाहें तो यहाँ पे हादियावाद से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए मैं इसको 100 तरीके बता सकता हूँ लिखने के, लेकिन वही है समय सीमित है। ठीक है, तो जब मैं 100 बता सकता हूँ तो आप तो 5 तरीके ढूंढ ही लीजिए ना। और हिंदी करेक्शन कीजिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वर्तनी सुधार बुक हिंदी PDF भेज दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं डेली, तभी हिंदी आपकी सुधर पाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।